आज दुनिया में जिस तरीके का युद्ध का वातावरण बना हुआ है और भारत में भी जैसा संघर्ष चल रहा है, दुनिया के तमाम देशों में संघर्ष चल रहा है। ये याद दिलाता है 1935 से लेकर के 1945 तक का समय, जब हिटलर का आतंक पूरी दुनिया पर कायम था, वहाँ के लोगों पर कायम था। आ, आ, यहूदियों की हत्या, लोगों की हत्या, ये सारी चीजें अनवरत रूप से चल रही, अनवरत रूप से चल रही और उसकी परिणत हुई देखने को मिला द्वितीय विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध के बाद द्वितीय विश्व युद्ध में उसका चरमोत्कर्ष देखने, और जो उसकी समाप्ति हुई, समाप्ति उससे भी ज्यादा भयानक, उससे भी ज्यादा भयानक। हम तो कहेंगे 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध में खास करके जब सोवियत यूनियन का प्रवेश हुआ, तो उसी समय परिणाम भारी पड़ने लगा, और खास करके सोवियत यूनियन की धरती पर जर्मन सेनाएं जब परास्त हुई, घेर ली गई चारों तरफ से, तो लगभग युद्ध समाप्त हो गया। और 1945 में यही कारण हुआ कि जब जर्मनी में सोवियत सेनाएं घेर ली, जर्मनी को, हिटलर को घेर ली, हिटलर घिर गया, तो अपनी पत्नी गिवा के साथ 30 अप्रैल 1945 को उसने गोली मारकर आत्महत्या की। और उसका साथी मुसोलिनी की भी कुछ ऐसी स्थिति हुई, लेकिन उससे ज्यादा दुर्दांत स्थिति उसकी हुई, दुर्गत उसकी हुई। लेकिन उसके बाद भी सबसे दुखद क्षण जो रहा, ये समाप्त तो लगभग समाप्त हो चुका था युद्ध, सरेंडर कर गया था अमेरिका, और ये मित्र सेनाएं सरेंडर कर गई। लेकिन उससे ज्यादा जो दुखद अंत उसका हुआ कि उसी बीच एक बेबी ने जन्म ले लिया था अमेरिका में, और उसका प्रयोग करना जरूरी था। उससे ज्यादा जरूरी था कि अमेरिका को यह बताना कि अब दुनिया पर ब्रिटेन का शासन नहीं चलेगा, अब हमारा सिक्का चलेगा। और उसने नागासाकी, हिरोशिमा में परमाणु फेंक दिया। तब से और वहीं से शुरू हुआ कम से कम वो जो युद्ध बंदियों का जो मुकदमा चला, और वहीं से अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानवाधिकारों का खास करके सृजन हुआ। लेकिन उसके बावजूद भी आज की तारीख में भी जो इसकी परिस्थिति है, वो समय के अनुसार भीषण से भीषणतम होती चली जाती है। अब वो जो दादागिरी है अमेरिका की, जो उसने बम वहां पर फेंका था, उसके बल पर उसकी धौंस आज की तारीख में भी दुनिया पर कायम है, और आज भी हम उसको देखने के लिए बचे हुए। आज उस अवसर के 80 साल हो चुके हैं होने वाले। जितने भी शांतिगामी ताकतें हैं या जो भी लोग हों, उनको स्मरण करना जरूरी है कि आखिर क्या हुआ था आज के बहाने, 80 साल पहले क्या हुआ था, और 80 साल बाद आज की स्थिति क्या है। जो हमने संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की थी, मानवाधिकार कानूनों की स्थापना की थी, संयुक्त न्यायालय की स्थापना की थी, विश्व शांति संगठन की स्थापना की थी, उसका पर्पज यही था कि अब आने वाले दिनों में ऐसी विभीषिका न आए, ऐसी स्थिति न आए। लेकिन आज 80 सालों के बाद क्या हुआ, आज हम उसी की पड़ताल करेंगे और उन दुखद स्मृतियों को याद करेंगे। उसमें हमारे साथ हैं वरिष्ठ समाज वैज्ञानिक, इतिहासविद डॉक्टर राम पुनियानी। राम पुनियानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। तो हमारे साथ हैं विद्युत पाल जी, आप बिहार हेराल्ड के संपादक हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है विद्युत पाल। तो हम चर्चा की शुरुआत करते हैं राम पुनियानी जी से ही। राम पुनियानी जी, इसकी ऐतिहासिक सबक इसका क्या हो सकता है, इस आज के 80 साल पहले, जब हम 80 साल का आज मना रहे हैं, और हमारे साथ इस बीच से बार बार जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं अनिश अंकुर जी, आप ऑल इंडिया पीस एंड सॉलिडारिटी ऑर्गेनाइजेशन के नेशनल सेक्रेटरी हैं। जी राम पुनियानी जी। आनंद जी, पहले तो आपका बहुत धन्यवाद कि आपने चर्चा के लिए इस विषय को चुना है। ये जर्मनी में जो हुआ आज से 80 साल पहले, उससे हमें बहुत कुछ सीखना है, ताकि उस प्रकार का अन्याय, अत्याचार और विभत्स नरसंहार समाज में फिर से न हो। उसके लिए इसको याद करना जरूरी है। और इसमें जो नाजी पार्टी थी, हिटलर की पार्टी जो थी, उसने किस प्रकार से
समाज में आतंक खड़ा किया और किस प्रकार से समाज में जो नीतियां चलाई जिनके कारण लाखों यहूदियों को मारा गया, मजदूरों के अधिकार समाप्त किए गए और जो आम लोग थे उनकी जिंदगी को बहुत कठिन किया गया। उसके पीछे जो उसकी विचारधारा थी उसमें मुख्य था, खैर और उसके जेनेसिस के कारण तो और बहुत सारे हैं कि पहले महायुद्ध में जर्मनी की हार, जर्मनी को कॉम्पेंसेशन देना पड़ा और वहाँ की आर्थिक व्यवस्था बहुत गिरी हुई थी। इस बीच में हिटलर ने एक करिश्माई व्यक्ति के रूप में वो उभरा और उसने सब चीजों का दोष समाज के जो यहूदी थे उन पर डाला। उसी के साथ साथ उसने खुद जर्मन रेस को एक महान रेस बताया कि यही दुनिया की सबसे श्रेष्ठ रेस है जिसको सब पर राज करने का अधिकार है और समाज की सब चीजों में जो मानव अधिकार के कानून होते हैं उनको एक एक करके वो समाप्त करता गया। अब सबसे पहले सीखने की तो बात यह है कि वो सत्ता पर आया कैसे। अब सत्ता पर जब वो उभर रहा था तो उस समय जो वामपंथी लोग थे, जो मध्य मार्गी लोग थे, उन्होंने इसकी दखल इतनी सीरियसली नहीं ली और उसमें जो बीच की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी या जो अलग अलग पार्टी थी, जो मध्य मार्गी थे, उन्हें लगता था ये भी एक दूसरी पार्टी है, इससे ज्यादा क्या सीरियसली लेना। इसलिए उन्होंने खुद खुद का जो गठबंधन उनको बनाने की जरूरत थी, इस भयंकर विचारधारा के खिलाफ वो नहीं हुआ और इसके कारण एक एक करके वो सत्ता पर आया। और उसकी चालाकी देखिए, जब वो बीच वहाँ उस समय कम्युनिस्ट काफी मजबूत थे, तो कम्युनिस्टों की भी वो गलती हुई कि उन्होंने हिटलर को एक अलग तरीके से न देखकर एक दूसरे आम पार्टी के रूप में देखा। और ये देखिए कि हिटलर ने सबसे पहला काम जो किया, वो राइक्सटैग जो उनकी वहाँ की पार्लियामेंट थी उसमें आग लगवा दी और कहा कि भाई ये आग कम्युनिस्टों ने लगाई है। इससे आपको बहुत समांतर चीजें आज की दिखेगी। और वहां फिर वो द नाइट ऑफ लॉन्ग नाइव्स, लंबे चाकुओं की रात में कम्युनिस्टों का सफाया किया गया। और खैर यहूदियों को तो अलग तरीकों से और फिर गैस चैम्बर से मारा गया, गैस चैम्बर में डालकर मारा गया, लाखों लाखों गए, उसमें तो कोई शंका की बात नहीं है। पर इसमें जो देखिए जो चीजें थी उसके सत्ता के आने में और सत्ता के आने के बाद, एक था उसका प्रचार तंत्र, जो गोबेल्स के नाम पे हम बार बार कहते हैं ना, एक झूठ को बार बार दोहराओ तो वो सच हो जाता है। प्रचार तंत्र का बहुत काम था। दूसरा, उनकी व्यवस्था में जो नागरिक अधिकार थे वो प्राय समाप्त कर दिए गए और रेडियो का उस समय आविष्कार हुआ था। रेडियो के माध्यम से वो अपने भाषण देता था और लोगों के लिए वो सुनना कंपलसरी था। अगर आप नहीं सुनेंगे तो आपके ऊपर वो गेस्टापो जो उनकी सीक्रेट पुलिस थी वो लगा दी जाएगी। और अगर नाजी हैं तो उनको नाजी जो पार्टी के सदस्य थे वो भी एक प्रकार से खुद इन चीजों में काफी सक्रिय रूप से मदद करने लगे। तो मुख्य बात यह है कि इसमें जो राष्ट्रवाद हिटलर ने प्रस्तुत किया वो जर्मन नस्ल के आधार पे था और उसने भी अपने इतिहास की बातें बहुत की कि हमारा जो वाइमर रिपब्लिक था वो तो इधर पोलैंड में भी था, इस तरफ फ्रांस में भी था, ये तो चीजें सब हमारी है। तो आप जरा देखिए आज भी किस प्रकार की कोई एक जो अखंड भारत की कल्पना है, ये उससे काफी कुछ मिलता जुलता था कि ये सब चीजें हमारी है और हमारे साथ मिलना चाहिए। और सबसे बड़ी जो आहुति हुई वो मानव अधिकारों की हुई। और दूसरा, इसी के साथ साथ हिटलर को प्रोजेक्ट करने में वहां का पूरा तंत्र लगा दिया गया। प्रचार तंत्र, जैसे मीडिया है, उस समय फिर रेडियो नया नया आया था, उसके माध्यम से उसको एक बड़े इसके रूप में किया गया और उसने एक न एक बहाना लेके फिर पड़ोसी देशों पर भी हमला करना चालू किया। और जैसे पोलैंड है, फ्रांस है, और आपने तो बताया कि द्वितीय महायुद्ध का जो अंत भी हुआ वो रशिया के युद्ध में एंटर करने के बाद हुआ। और तब तक जो इसने दुनिया में कहर ढाया विदेशों में और देश के अंदर, वो उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। और उस पर खैर बहुत कुछ साहित्य आया है, बहुत कुछ लोगों ने उस पर लिखा है। पर ये जो टेंडेंसी मैं 3-4 बताना चाहता हूँ जो आज के इससे मिलती जुलती है। एक व्यक्ति को करिश्माई रूप देना कि नॉन बायोलॉजिकल है, फिर उसी के चारों तरफ प्रचार तंत्र, पूरा मीडिया लग जाना। तीसरा, कुछ लोगों को दुश्मन के रूप में खड़ा करना, जैसे वहां यहूदियों को खड़ा किया गया, आज एक के बाद एक
खड़ा किया गया। और वहाँ एक पैस्टर मार्टिन निमोलर थे, उन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि कैसे उसने एक एक करके ये अपने निशानेबाजी की। पहले उन्होंने कम्युनिस्टों को मारा, बाकी लोग चुप रहे, ट्रेड यूनियनिस्टों को मारा, बाकी लोग चुप रहे, और यहूदियों को मारा, बाकी लोग चुप रहे। और जब फिर ये पैस्टर मार्टिन निमोलर का नंबर आया तो उनको बचाने के लिए कोई नहीं था। तो उससे मुख्य बात सीखने की ये है कि जो भी लोग लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बात करते हैं, उसके खिलाफ सबको लामबंद होना जरूरी है। अपने छोटे छोटे ईगो, अपने छोटे छोटे मतभेद, अगर ये उस समय भुलाकर सब विपक्षी पार्टियां एक साथ आकर हिटलर के इस प्रकार के जो विचारधारा थी, जिसमें काफी झलक आज की बहुत सारी विचारधाराओं में मिलती है, अगर वो उस समय एक हो गए होते तो शायद उसको सत्ता में आने से रोक सकते। और जर्मनी जो इतने भयंकर अनुभव से गया, जिसको रिकंस्ट्रक्ट करने में दशकों लग गए, वो उसमें से जर्मनी को नहीं जाना पड़ा। धन्यवाद। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पूरा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और आज से उसको जोड़ा। हम चलते हैं विद्युत